वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। स्टूडेंट्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। आज लगता है पूरे दिन देख रहा था, एनालॉग में भी कम थे। क्या आज सैटरडे इसलिए दिन वाला आईपीएल मैच भी देख रहे थे क्या तुम लोग? वैसे तो 7:30 स्टार्ट होता है आईपीएल मैच, तो चलो रात का सेशन में तुम लोग कम आते हो। आजकल देख रहा हूँ आज दिन के सेशन में भी तुम कम आए थे। इसका मतलब तुम शाम का आईपीएल का मैच देख रहे हो। चलो, लेकिन अभी गेट पे ध्यान दो। ठीक है, आईपीएल का मैच देखो, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंस आपको देनी पड़ेगी अभी गेट पे। अभी जो टाइम बचा है उसमें आपका गेट फर्स्ट प्रेफरेंस पे होना चाहिए, आपकी पढ़ाई फर्स्ट प्रेफरेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि गेट की एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाली है। ट्रस्ट मी, मैं इस फेज से गुजर चुका हूं। आपको अभी जैसे ही कल से नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, चुटकियां बजाते आप देखोगे फरवरी आ गया और देखोगे कुछ पढ़ाई नहीं, सिंसियरली तब किसी की बात मानी नहीं और बैठे थे आईपीएल देखने। चलो अभी छोड़ो आईपीएल की कहानी, अभी आप सुनिए डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी जुबानी। ठीक है, तो अभी यहां पे देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो कल हमने डिस्कस किया था ऑर्डर, डिग्री, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और आज का हम सॉल्यूशन यहां पे लिखने वाले हैं। सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो ठीक है, हाँ आज दिन में था मैच इसलिए तुम लोग खो गए हो सब। चलो, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा लेक्चर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। आज का जो लेक्चर है वो अटेंड करने के बाद आप ये रियलाइज करोगे, ये देख पाओगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके 50% क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और एक बात मैं आपको पहले से ही बता दूं, आज जैसे ही सेशन खत्म होगा थोड़े टाइम बाद 8:30 या 9 बजे तक आपका इस सेशन और कल के सेशन के रिलेटेड असाइनमेंट भी डाला जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सोल्व करने। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का दूसरा लेक्चर। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर इतनी बात? और आज का जो लेक्चर है उसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहली बात, हमारे करिकुलम में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही डील करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे मेथड्स डिस्कस करेंगे, वो किसके रिलेटेड होंगे, वो सॉल्यूशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका क्या हो, ऑर्डर भी फर्स्ट हो, डिग्री भी फर्स्ट हो। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो आज के लेक्चर में पूरा यही क्या होगा, आउटलाइन होगा। उसके बाद हम ये भी देखेंगे, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं किसी मतलब आज के सेशन में जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस नॉन लीनियर होंगे, कुछ लीनियर होंगे। बस हमारा एक ही एम होगा, क्या, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लेकिन उसका ऑर्डर एंड डिग्री हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर इतनी बात सबको? ओके, हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, हंसी वाली कमेंट मत किया करो, इतनी बहुत हंसी आ गई है, वैसे ही पूरा दिन हंसते रहते हैं। चलो ठीक है, अभी यहां पे फोकस दो। तो सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले हम इसका कुछ बेसिक्स सीख लेते हैं। क्यों? अगर बेसिक्स आपके सीख गए तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना कुछ भी बहुत बड़ी तोप नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, वहां पे मेथोडोलॉजी थी, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते थे, वो सब चीजें हम करते थे। सिमिलरली यहां पे भी कुछ मेथड्स हैं, और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बात यह है, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन देके आइडिया आएगा कि कौन सी मेथड हमें लगानी है। चलो हम सीखते हैं यहां पे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन था, लेट अस से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी। तो मैं अगर बोलूं इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, एक्स वाई और जेड के वो वैल्यूज जो अगर मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा और उनका समेशन करूंगा, तो सम क्या आना चाहिए, ये जो नंबर है बी उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं एक्स प्लस वाई बराबर 2,
x प्लस वाई बराबर 2। बताओ इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? क्योंकि अगर y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो और x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो भी x प्लस वाई क्या होगा? 2 होगा। x और y 1 1 रखेंगे तो भी क्या होगा? 2 होगा। x में रखता हूं 3, y रखता हूं -1 तो भी क्या होगा? 2 होगा। वो भी क्या होगा? 2 होगा। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक लीनियर इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और सॉल्यूशंस क्या होंगे? x और y के वो वैल्यूज जो अगर मैं इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में फिट करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 आना चाहिए। उसका आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन के क्या होंगे? इक्वल होंगे। और हम बोलेंगे ये क्या है? इसका सॉल्यूशन है। सिमिलर वे में आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीज है। लेट अस से मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx is equal to e to the power x। dy by dx is equal to e to the power x। अभी मैं बोलूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सिंपली मैं बोलूंगा y कोई ऐसा फंक्शन होगा, y कोई ऐसा फंक्शन होगा। सीधी सी बात है, y किसका फंक्शन होगा? x का, क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो y क्या होगा? ऐसा कोई फंक्शन होगा या y का ऐसा कोई इक्वेशन बनेगा जो अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करें, उसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव ले, तो आंसर क्या आना चाहिए? जो मुझे राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इस केस में y क्या होगा? इस केस में y क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ इस केस में क्या होगा y? फटाफट। ओके, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे बेसिक सीखो, बेसिक बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। अगर बेसिक आपके बहुत स्ट्रांग है तो जो गेट के क्वेश्चंस है ना, ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस गेट का 12वीं क्लास से एनसीईआरटी से मैच होता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होती है गेट के क्वेश्चन सोल्व करना। एक माइंडसेट अपने दिमाग से निकाल दो कि गेट का, देखो से गेट का अगर देखोगे 50 to 60% सिलेबस एनसीईआरटी 12th 11 से मैच करता है। तो आपको जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस मत लगाना। जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस गेट के लेवल के नहीं है, गेट के लेवल उससे बहुत कम है। तो हमें क्वेश्चंस, हमें प्रैक्टिस भी उसी टाइप के क्वेश्चंस की करनी चाहिए, वहीं पे ही टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। क्लियर इतनी बात? ओके। e टू द पावर x, e टू द पावर x। ओके, e टू द पावर x जिन्होंने भी बोला है, आधा आंसर सही है, आधा गलत है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लोगे फंक्शन का ई टू द पावर x प्लस सी का, तो ई टू द पावर x ही आएगा। ई टू द पावर x ही आएगा। और c क्या है हमारा? यहां पे c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। c यहां पे क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्लियर इतनी बात? इसको क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस सी। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कुछ डाउट? जल्दी कमेंट करो। यहां तक e टू द पावर x प्लस सी होगा, e टू द पावर x प्लस सी होगा। e टू द पावर x मींस उसका एक पार्ट होगा। c की वैल्यू अगर मैं 0 सेट कर दूं तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो, तो ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसकी अगर मैं वैल्यूज चेंज करूं तो मेरा यहां पे सॉल्यूशन भी चेंज होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। इस फॉर्म का अगर सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पे कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ इन द सॉल्यूशन, इफ इन द सॉल्यूशन, ये पॉइंट नोट कर लो, इफ इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर अननोन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर unknown, then it is are unknown, then it is a general solution, it is a, or it is called as a general सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? अगर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा है, जहां पे कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? ये इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? फिर यहां पे आएंगे हम, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। फिर दूसरी पॉइंट आती है
पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या आता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपकी यहीं पे ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरलाइज्ड सॉल्यूशन है। क्योंकि ये बता रहा है कि आपका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इस जनरलाइज्ड फॉर्म का होगा। अभी यहां पे आते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अभी हम आते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपली पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका अगर सॉल्यूशन में ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट आएगा, अगर इसकी वैल्यू डिफाइंड है, तो उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सिंपली क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे अगर हमारे क्वेश्चंस में कुछ क्या दी होंगी, y और x की कुछ कंडीशंस वहां पे डिफाइन की गई होंगी। जैसे कि ऐसा, अगर मैं इक्वेशन मान लूं और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर मैं ये बोल दूं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो y ऑफ 0 हम क्या होगा? f ऑफ 0। इसका मतलब क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू 0 पुट कर दूं इस फंक्शन में, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? और यहां पे ध्यान दो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c, और इसी सॉल्यूशन के रिलेटेड हमें ये चीज दी गई है, ये कंडीशन दी गई है, बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इन्हीं चीजों के रिलेटेड होता है, इनिशियल कंडीशंस के रिलेटेड। तो ये हो गया y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। ये सिंपली क्या है? फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, जो f ऑफ x क्या है? e टू द पावर x प्लस c। तो ये क्या हमें बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है अगर इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो y 1 मिलेगा जब x को क्या रखेंगे? 0 प्लस c। तो c हमें क्या मिला? 0 मिला। e टू द पावर 0 होगा 1, 1 माइनस 1 c हो गया 0, और हम बोलेंगे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू e टू द पावर x। हम क्या बोलेंगे? हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया। ये इनिशियल कंडीशन दी गई थी, और इनिशियल कंडीशन क्यों दी गई थी? क्योंकि हमें c फाइंड करना था। तो इनिशियल कंडीशन इस सॉल्यूशन पे लगा के मैंने c की वैल्यू फाइंड कर दी, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। तो फिर मैंने 0 वापस यहाँ पे रख दिया। तो मैंने क्या बोला? हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इस इनिशियल कंडीशन के लिए आपका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन था, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था? जनरल सॉल्यूशन था। लेकिन मैंने यहां पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी, उस कंडीशन से मैंने c निकाल दिया, और फिर हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये क्या था? जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? तो हमारे पास यहां पे आपकी सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई। हम अभी आगे बढ़ने को तैयार हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसकी बात कल करेंगे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस जो फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डिग्री के होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। यहां तक सब चीजें आपको क्लियर हो गई? ओके, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उसका सॉल्यूशन क्या होता है? y का वो फंक्शन, मींस y क्या एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर y की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो और फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो यहां पे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट, और जो राइट हैंड साइड में ये दिया गया टर्म, वो दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फिर हमने देखा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है अगर c के डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जनरलाइज सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। क्लियर इतनी बात? c क्या होगा? आर्बिटरी कांस्टेंट। फिर हमें ये क्वेश्चन आया कि इस आर्बिटरी कांस्टेंट को कैसे फाइंड करेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? फिर हमने बोला अगर हमको यहां पे ऐसी कंडीशन, हम इनिशियल कंडीशन हम इसको बोल देते हैं, इनिशियल कंडीशंस को अगर हम डिफाइन कर दें किसी तरीके से तो हमें c मिल सकता है। फिर मैंने क्या बोला? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? ये जो सॉल्यूशन मिला जो कि फंक्शन है x का, अगर यहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसका वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आएगा? y। फिर मैंने इसको सोल्व किया तो c मुझे मिल गया, c0 वापस यहां पे रख दिया, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसका मतलब क्या हुआ?
इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन के लिए मुझे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया। क्लियर इतनी बात? ओके ओके, देखो यहां पे ध्यान दो, किसी को कुछ डाउट है तो यहीं पे क्लियर कर दो, क्योंकि आगे गाड़ी स्पीड से जाएगी जब हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आई थिंक यहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, जितनी भी बेसिक्स थे। मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। देखो अगर मैं ये गिवन कंडीशन या कांस्टेंट चेंज करूंगा तो सी भी चेंज होगा, फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी वहां पे उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है फटाफट कमेंट करो। यहां तक किसी को कुछ डाउट है फटाफट कमेंट करो, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम टेक्निक सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो, इतने सुस्त हो गए हो। क्लियर? ओके क्लियर। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान देना, क्योंकि हम यहां पे 3 मेथड्स पढ़ेंगे और मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को डील करना है। ओके, तो अभी हम 3 एग्जांपल बेसिकली लेंगे और 3 एग्जांपल से 3 मेथड क्लियर करेंगे, और उन्हीं 3 एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए असाइनमेंट में, वो सॉल्व करना। ट्रस्ट मी, अगर ये आप यहां पे मेरे एग्जांपल्स अच्छे से समझ लिए टेक्निक, तो होमवर्क फटाफट हो जाएगा। ओके, तो हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मोर प्रिसाइसली solution of ordinary differential equation of order and degree 1 of order and degree 1 of order and degree 1। क्लियर इतनी बात? तो इसमें फर्स्ट वाला जो हम यहां पे अप्रोच यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसमें क्या करना है सिंपली, वो हम एग्जांपल के थ्रू ही आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। इसमें देखो 3 मेथड हम सिंपली पढ़ेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मेथड होता है उसको हम यहां पे एलिमिनेट कर देंगे, उसको एग्जांपल के थ्रू में समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। और दूसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको आप देखोगे आपके 50% क्वेश्चंस, अगर ये 2 मेथड आपको आते हैं तो आपके गेट के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 50% क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। बाकी के 50% क्वेश्चन जो हम कल पढ़ेंगे उसमें से सोल्व हो जाएंगे। क्लियर इतनी बात? मतलब ऐसा समझ लो 45% यहां से, 45% कल से, और बाकी 10% 1-2 क्वेश्चन यहां वहां से आते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 1। तो ये दोनों जो मेथड से हम किसकी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिसका ऑर्डर एंड डिग्री 1 होगा। लेकिन यहां पे मैंने क्यों लीनियर स्पेसिफाई किया, वो इसलिए क्योंकि जो दूसरा मेथड पढ़ेंगे वो सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है उसके लिए लीनियरिटी पे कोई भी कंडीशन नहीं है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, बस एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ऑर्डर एंड डिग्री 1 हो। लेकिन अगर आपको सेकंड मेथड लगानी है तो ऑर्डर एंड डिग्री तो 1 होनी ही चाहिए। एडिशनल कंडीशन क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? और इस मेथड को लगाने के लिए जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म के साथ हम कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे चीजों को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। बिल्कुल देखो x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, x की जो वैल्यू होगी वो सब चीजें आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई की जाएगी। चलो हम अभी पहले पढ़ते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। क्या पढ़ते हैं? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो एग्जांपल नंबर 1 लिखो, क्योंकि ये सब चीजें आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसमें कुछ मुझे बताने लायक कुछ नहीं है। जो भी यहां से चीजें सीखोगे एग्जांपल के थ्रू ही सब चीजें सीखोगे। ओके, तो यहां पे लिखो, चलो लिखो, ये गेट का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल का, 2005 में आया, ये 2005 में आया एग्जांपल 1। इसमें बोला है द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन x डैश t इज इक्वल टू -3x ऑफ t, x डैश ऑफ t इज इक्वल टू -3x ऑफ t। इसका पूछा है सॉल्यूशन बताओ, और यहां पे एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट, x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट। इसका मतलब क्या है,
इसने सिंपली ये बोला है आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, इसका कोई सॉल्यूशन आएगा x और t के फॉर्म में, और वो जो x ऑफ t के फॉर्म में सॉल्यूशन आएगा वहां t को अगर 0 रखोगे तो उस फंक्शन की x की वैल्यू क्या होगी, x नॉट, जैसे हमने पहले बेसिक में देखा था। तो अभी यहां पे ध्यान दो, एक चीज यहां पे ध्यान दो, हम क्या पढ़ रहे थे, dy बाय dx और y डैश ऑफ x, y डबल डैश ऑफ x, वहां पे ध्यान दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, डिपेंडेंट वेरिएबल y था। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, यहां पे x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। इसका मतलब यहां पे t क्या होगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x ऑफ t क्या होगा अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर इतनी बात। इसका मतलब जो हम अभी तक हैबिचुअल थे चीजों को पढ़ने के लिए, dy बाय dx, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, वहां पे y इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो चीजें कैसे चेंज हो जाएंगी, x डैश ऑफ t का मतलब क्या होता है, dx बाय dt, क्या होता है dx बाय dt इज इक्वल टू क्या है -3x और -3x। सिंपल हम ऐसे लिख रहे हैं, t को भी ओमिट कर रहे हैं, लास्ट में हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे। बस बैक ऑफ द माइंड हमें ये पता होना चाहिए कि x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। क्लियर इतनी बात। और दूसरी बात यहां पे ये भी ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर एंड डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म क्या है, dx बाय dt, मतलब उसका ऑर्डर 1 है, और उसी का ही पावर क्या होगा, 1 होगा, उसी का पावर क्या होगा 1 होगा। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री 1, जो कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं। अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सिंपली क्या करना है, अभी ध्यान से सुनना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जैसे कि यहां से नाम से ही दिख रहा है आपको, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। इसका मतलब क्या है, यहां पे 2 वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, एक t दिख रहा है, t कुछ भी हो सकता है, लेट अस से टाइम, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहां पे 2 वेरिएबल है t एंड x। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है, आप एक वेरिएबल के सारे टर्म्स एक साइड कर दो और एक वेरिएबल के सारे टर्म्स इक्वल के दूसरे साइड कर दो। तो हम देखो यहां पे कैसे करेंगे, ये dx आपको यहां पे दिख रहा है और यहां पे x दिख रहा है, तो ये दोनों टर्म्स किसके रिलेटेड हैं, इस वेरिएबल के रिलेटेड, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटेड। तो इसको हम एक साइड में कर देंगे, इसको कैसे लिखेंगे, dx बाय x। मैं x को नीचे लेके आ गया और मैं dt को वहां लेके जा रहा हूं, dt को वहां लेके जा रहा हूं। तो सिंपली मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। जो डिपेंडेंट वेरिएबल था x, उसको x, उसके सारे टर्म्स dx x जो भी है एक साइड ला दिए। फिर यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था t, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के रिलेटेड एक ही टर्म है dt, उसको इक्वेशन के दूसरे साइड रख दिया। मतलब करना क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास और वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के सारे टर्म्स एक साइड लेके आओ, दूसरे वेरिएबल के सारे टर्म्स दूसरे साइड लेके आओ, फिर हम इस इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे सॉल्व करने के लिए। देखो अभी सिंपली कैसे करना है, ये प्रोसीजर अभी सिंपल है। ऐसी चीजों को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हम दोनों साइड क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। दोनों साइड क्या ले लेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन ले लेंगे। अभी हमें पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ln x, और यहां पे क्या होगा -3t प्लस क्या होगा c होगा, एक आर्बिटरी कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर इतनी बात। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डिफाइन नहीं होते तो हम एक आर्बिटरी कांस्टेंट लेते हैं c। तो यहां तक पूरा सॉल्यूशन आपका हो गया, यहां तक आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ये हमें ओवरऑल सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं उसमें सॉल्यूशन, यहां पे मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन से भी क्या तरीका हो सकता है सॉल्यूशन का, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एनालॉग का लेक्चर बहुत लंबा चला गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लेक्चर आपका कुछ लंबा नहीं जाएगा। इसमें मैं 2-3 एग्जांपल भी कराऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे थ्योरी नहीं समझा रहा हूं, एग्जांपल्स के थ्रू ही आपको चीजें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। तो dx बाय x दोनों साइड मैंने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, ये इंटीग्रेशन आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर -3t, और फिर तीसरा ऑप्शन, यहां पे 4 ऑप्शन लिखो मेरे साथ क्योंकि ऑप्शन के साथ कैसे हम मैच करेंगे इसको,
x ऑफ टी इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस 3t, x ऑफ टी इज इक्वल टू x नॉट e टू द पावर माइनस t बाय 3, e टू द पावर माइनस t बाय 3। क्लियर इतनी बात, e टू द पावर माइनस t बाय 3। ओके, इतने चार, चलो पांचवा ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ये हमारे पास आ गया चीजें। क्लियर इतनी बात। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको सॉल्यूशन को लिखने के दो तरीके, देखो कैसे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t प्लस सी, क्योंकि हमें पता है ln a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c हो तो a को क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर c। वही रिलेशन हम यहां पे लगा रहे हैं। x हमेशा यहां पे क्या लेना है, नेचुरल लॉग लेना है, log टू द बेस 10 नहीं कंसीडर करना है। तो ln ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3t प्लस c, तो x क्या होगा, e टू द पावर माइनस 3t प्लस c, और इसको अगर आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस 3t इंटू ई टू दी पावर सी, और ई टू दी पावर सी एक दूसरा कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट अस से k। तो ओवरऑल सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इज इक्वल टू k इंटू ई टू दी पावर माइनस 3t, इंटू ई टू दी पावर माइनस 3t। अभी यहां पे लेकिन देखो सॉल्यूशंस में देखो k आपको नहीं दिख रहा है, x नॉट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ये मेरा एक आर्बिटरी कांस्टेंट आ गया। ये जो ओवरऑल सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन इसको जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इसने आपको एक कंडीशन दे दी, हम बोलते हैं इसको इनिशियल कंडीशन दे दी है। क्या दी है? इसने ऐसा बोला है अगर t इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दोगे तो x की क्या वैल्यू होगी, x नॉट, तो हमें ये आर्बिटरी कांस्टेंट k मिल जाएगा। क्या होगा, x नॉट इज इक्वल टू k इंटू ई टू दी पावर 0 इज इक्वल टू k। इसका मतलब k की वैल्यू मुझे मिल गई। k की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, x इज इक्वल टू x नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस 3t। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन था और मैंने इनिशियल कंडीशन का यूज किया जो दिया गया है, तो मुझे क्या मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मिला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये मेरा आ गया रिजल्ट, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अभी यहां पे देखो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। यहां पे क्या क्या गेम हो सकता है वो भी देखो। गेम ये भी हो सकता है, हमने e टू द पावर c को एक नया कांस्टेंट दे दिया, हम यहां पे कांस्टेंट को डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं ln c, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसको किस फॉर्म में हम लिख रहे हैं कोई चीज मैटर नहीं करती, आपका ओवरऑल सॉल्यूशन सेम ही आएगा। तो यहां पे ध्यान दो, तो हम अगर ये दोनों, अगर c को मैं ln c लेता तो डायरेक्ट मैं यहां पे पहुंच जाता। देखो कैसे, सिंपली डायरेक्ट यहां पे पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आता तो क्या होता, ln x माइनस ln c इज इक्वल टू माइनस 3t, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग की टर्म की आइडेंटिटी लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं x बाय c इज इक्वल टू माइनस 3t। तो x बाय c क्या होगा, e टू दी पावर माइनस 3t, और x क्या होगा, c e टू दी पावर माइनस 3t। अभी ये शौक में मत आ जाना कि सर पहले तो सॉल्यूशन था उसमें यहाँ पे k था और ये सॉल्यूशन में c आ गया है, ऐसा कैसे। हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, k हो c हो कुछ भी हो, वो आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जाल में आपको फंसना नहीं है। तो इसी सॉल्यूशन को ln c करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये रटा दिया गया है कि भाई यहाँ पे ln x दिखे तो चीजों को सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट को ln c ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हमने इसको सिंपली c लिया था, फिर भी एक नया दूसरा आर्बिटरी कांस्टेंट स्पेसिफाई करके हम यहीं पे पहुंच गए थे। और आर्बिटरी कांस्टेंट कुछ भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन आपका यही आएगा, फाइनल सॉल्यूशन आपका यही आएगा। तो इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? ओके ओके, बिल्कुल। देखो मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं आर्बिटरी कांस्टेंट को कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ln x e टू दी पावर c कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, क्योंकि वो है क्या टर्म, वो टर्म इन शॉर्ट कांस्टेंट ही है आपका। तो मैं यहां पे ln c अगर लूंगा तो चीजें यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएंगी, मुझे x का सॉल्यूशन मिल गया। और अगर मैं सिंपली c लेता हूं तो मुझे थोड़ा और प्रोसीजर करना पड़ेगा, e टू दी पावर माइनस 3t इंटू e टू दी पावर c लिखना पड़ेगा, फिर ओवरऑल सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? यहां तक सबको क्लियर है? वेरिएबल सेपरेबल हमें मेथड सिंपली कैसे लगाना है। सबसे पहली कंडीशन, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री का, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, उस पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है। फिर
क्या कर दिया, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म एक साइड आ गए और डिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म से एक साइड आ गए, दोनों साइड हमने इंटीग्रेशन ले लिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, अभी लेकिन यहां पे ध्यान दो, देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू और भी चीजें हो सकती है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू और भी चीजें हो सकती है। देखो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में गेट पॉइंट ऑफ व्यू और भी चीजें हो सकती है। ध्यान देना, अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का जिसमें हमें सॉल्यूशन पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम एक दूसरी तरकीब भी लगा सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। अगर हमें कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा, कुछ भी मेथड पता नहीं है, तो हम एक तरकीब लगा सकते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन क्या है जिसमें 4 ऑप्शंस आपके हैं, कैसी तरकीब लगा सकते हैं? देखो, अगर 4 ऑप्शंस में से डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो होगा ही जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर 4 ऑप्शंस आपके पास हैं तो कोई एक सॉल्यूशन तो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही। अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर वो सॉल्यूशन में यहां उठा के रख दूं, अगर वो सॉल्यूशन में कहां पे रखूं, लेफ्ट हैंड साइड में रखूं, उसका एक बार डेरिवेटिव लूं तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, -3 इंटू डेट फंक्शन। अभी 1 बाय 1 हम ऑप्शन लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट अस से फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखो क्या ले रहे हैं, डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन, डी बाय डी टी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन मींस x नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t, और x नॉट मेरा एक कांस्टेंट टर्म है, वो बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3 इंटू एक्स नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t। और ध्यान से देखो, ये x नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t क्या है, x है, क्या है, x है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इस ऑप्शन के लिए dx बाय dt इज इक्वल टू -3x आ गया, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर इतनी बात, ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, एक तो हम जनरलाइज्ड मेथड से गए, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, फिर हमने क्या देखा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर मैंने क्या बोला, अच्छा एक काम करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेटर से हमें कुछ भी मेथड पता नहीं है, लेटर से हमें कुछ भी मेथड पता नहीं है, लेकिन 4 में से कोई एक सॉल्यूशन होगा, और अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या है, वो x का वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, उस पे कुछ डेरिवेटिव्स लूंगा उसके, फिर जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको मैं निकालूंगा, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, x मेरे पास है x नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t, उसको मैंने कहां पे फिट कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में फिट कर दिया। देखो d बाय डी टी ऑफ x नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t, तो रिजल्ट क्या आया, -3 इंटू एक्स नॉट इंटू ई टू दी पावर -3t। और राइट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी यही है, देखो -3 इंटू एक्स नॉट इंटू ई टू दी पावर -3। इसका मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये ऑप्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, बैकअप प्लान, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे ओ माय गॉड, यहां पे ln का मतलब नेचुरल लॉग होता है, लॉग जिसका बेस e हो, लॉग जिसका बेस e हो, यहां पे हम ln लिखते हैं उसको, नेचुरल लॉग। ओके बिल्कुल, तो बैकअप प्लान आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो 1 बाय 1 यहां पे रखो, 1 बाय 1 यहां पे रखोगे और देखोगे कौन सा ऑप्शन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके हाँ, ओके हाँ, सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। देखो अभी एक स्टूडेंट बोल रहा है क्या सेकंड ऑप्शन पॉसिबल है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपका एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव लोगे 0 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, होना चाहिए -3 इंटू एक्स नॉट इंटू ई टू दी पावर -3। क्लियर? देखो अभी एक बात ध्यान दो, यहां पे गेम कैसे खेल सकते हैं हम, सेकंड ऑप्शन को डायरेक्ट कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो, इसका सॉल्यूशन था अपने पास। देखो मैं यहां पे सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो स्पीड से जाएंगे, आगे मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं करूंगा।
मेरे पास ये सॉल्यूशन आया था। अभी अगर वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या जो मुझे सॉल्यूशन मिला है वो सही है या नहीं, तो आप एक ट्रिक और लगा सकते हो, आप इनिशियल कंडीशन चेक कर सकते हो, क्या आपका सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब गेम हो रहा है, ये सब गेम है, गेम के जैसे रूल्स होते हैं, बस वैसे ही हम गेम खेल रहे हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, उसको क्रॉस चेक करना है, तो क्रॉस चेक कैसे करोगे? इस केस में अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो सिंपल चेक करो कि क्या आपका सॉल्यूशन इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कर रहा है क्या? अगर मैं t बराबर 0 रख दूं तो x मुझे x नॉट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो इसने क्या बोला है, x ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू x ऑफ x नॉट। तो अगर मैं t बराबर 0 रख दूं इसमें, तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1, और आपका ये वाला आ गया रिजल्ट। इसका मतलब मेरा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया था वो क्या कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने x ऑफ 0 निकाला, वो क्या आया, x नॉट आया, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैंने क्रॉस चेक कर दिया, क्रॉस चेक कर दिया। क्लियर इतनी बात? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहां पे ध्यान दो, एक और चीज, सारी चीजें जो भी इस टाइप के अगड़म तिगड़म जो गेम लगाने हैं, बैक प्लान करने हैं, जो यहाँ पे लूडो खेलना है, वो सब जो भी ट्रिक्स है वो इसी में लेक्चर में आपको बताऊंगा। आगे के लेक्चर में ये सब नहीं करेंगे, आगे के लेक्चर में बस मैं सॉल्यूशन बता के छोड़ दूंगा। एक और चीज आपको बताता हूं, क्या? देखो ऑप्शन बी को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी को हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं? क्यों? देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, किसी क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, और जनरल सॉल्यूशन में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें बस आर्बिटरी कांस्टेंट वो लिख देगा, सी के कुछ भी। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, वहां पे इनिशियल कंडीशन दी गई है, और हमने क्या बोला, अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट होगा तो वो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को पहले चेक करेंगे। देखो अभी टाइम कैसे बचाना है वो समझो। ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं, हमने ये प्रोसीजर लगाया तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा गया। अगर अभी हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शंस में ये चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो भी करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखो ऑप्शन ए इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई कर सकते हो, और वो तो करेक्ट सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली करेगा। और यहां पे देखो ये ऑप्शन इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी देखो, वो भी इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि टी की जगह 0 रखोगे तो x ऑफ 0 क्या आएगा, x नॉट आएगा। मतलब ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गया। यहां पे t बराबर 0 रखोगे तो सेम ही आएगा, x नॉट इंटू ई टू द पावर -3t। लेकिन आना क्या चाहिए था, x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट आना चाहिए था। क्यों? यहां पे देखो ये t, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका t पे कुछ डिपेंडेंसी ही नहीं है। यहां पे इस अगर ऑप्शन को मैं मान लेता हूं, x ऑफ t इज इक्वल टू x नॉट ई टू द पावर -3, इसमें मैं बोल रहा हूं x ऑफ 0 निकालो। अगर आपके पास एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं दिख ही नहीं रहा है, उसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो x ऑफ 0 यहां पे क्या आएगा, x नॉट इंटू ई टू द पावर -3। तो ऑप्शन बी हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये इनिशियल कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें देखोगे अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो 1 या 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल कंडीशन को चेक करके ही 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर आगे हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन को हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सारी चीजें, ट्रिक्स आपको क्लियर हो गई कैसे कैसे गेम खेलना है। बिल्कुल आपको सारी ट्रिक्स क्लियर हो गई, गेम कैसे खेलना है। तो गेम ऐसे खेलना है, अगर इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई की है तो, और ऑप्शन अभी क्या हो गया, गेट, अभी मैं आपको एक सीन सुनाता हूं। गेट में क्या हो गया, गेट वालों को, पेपर सेटर को पता चल गया कि आप लोग ये गेम खेलते हो,
तो अभी जो आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली लास्ट के 3-4 साल में, वो एनएटी टाइप के आते हैं जहां आप क्रॉस चेक ही नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, एनएटी टाइप होगा तो आप ये सब जो क्रॉस चेक है वो चीजें आप नहीं कर सकते। तो गेट कमेटी समझ गई कि आप बहुत चालाक निकल चुके हो, आपने सारी ट्रिक्स बना ली है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी ब्रांच हो मैक्सिमम क्वेश्चन अब एनएटी टाइप ही पूछेंगे, एमसीक्यू या एमएसक्यू नहीं पूछेंगे। बिल्कुल हाँ, फोर्थ ऑप्शन में इनिशियल कंडीशन सेम आ रही है और ये जादू हो गया, जादू हो गया, क्योंकि मैंने 4 ऑप्शन दिए ही नहीं है, मैंने तो 3 ऑप्शन ही दिए थे, तुमने चौथा ऑप्शन कहां से बना लिया, मुझे पता नहीं कहां से बना लिया। अरे भाई ये फोर्थ ऑप्शन वाले कहां से आ गए। हाँ बिल्कुल, गेम खेलना, गेम खेलना, बिल्कुल गेम खेलेंगे अभी, लेकिन फिर गेट में गेम ना हो जाए एनएट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेथड्स नहीं सीखो कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि गेट में अभी ज्यादातर एनएटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मैंने सिर्फ ये आपको क्रॉस चेक करने के लिए चीजें बता दी श्योरिटी के लिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड और इसके बेस पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन असाइनमेंट में मिल जाएंगे। कल से पहले सॉल्व करके आना, कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप अपना है ही, जो भी स्टूडेंट्स यहां पे नए दिख रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। वहां पे जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और जो यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं वो नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो यहां तक सब क्लियर हो गया। डे 14 का, अच्छा कल का वीडियो प्राइवेट हो गया है क्या? हाँ ठीक है, उसको देखेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या करो, 14 को पहले लीनियर अलजेब्रा खत्म करो, वो अच्छे से सब लोग खत्म कर देंगे, फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी एक बार 4-5 लेक्चर का डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बार वो खत्म हो जाएगा तो हम डायरेक्ट सारे एक साथ हम पब्लिक कर देंगे। ओके, लेकिन यहां पे चीजों को समझो। अगर कल का लेक्चर मिस भी हो गया है तो आज का लेक्चर बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कल का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे समझो, अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे लीनियर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जब लगा रहे हैं तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो सकता है। चलो एक और एग्जांपल अगर पॉसिबल होगा तो हम ले लेते हैं एग्जांपल 2, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करना है। ओके, वेट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल ही लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है। एग्जाम्पल टू, मेरी क्या इच्छा बहुत कम होती है कि आपको एग्जाम्पल कम करवाऊं, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा करवाऊंगा उससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन इसका आंसर आपको देना है। सॉल्यूशन, ये गेट का क्वेश्चन है, कौन से साल में आया है? 2009 में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो सिविल इंजीनियर वाले अगर देख रहे हैं तो ध्यान दो, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी ब्रांच में आ सकता है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3y dy by dx plus 2x is equal to 0 represents a family of कौन सी फैमिली? A सर्कल्स, B क्या होंगे? एलिप्सिस, ओ माय गॉड, और क्या लिखा है? सर्कल्स, एलिप्सिस, पैराबोलास, हाइपरबोलास। सर्कल, एलिप्सिस, पैराबोलास, ये क्या हो गया? पैराबोलास, और डी हो गया आपका हाइपरबोलास। क्या हो गया? हाइपरबोलास। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का जनरल इक्वेशंस क्या होते हैं, जनरल इक्वेशंस क्या हो सकते हैं। तो सिंपली इसने क्या पूछा है, सॉल्यूशन, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, इसने बोला है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि y और x के फॉर्म में आएगा, वो इन 4 में से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी फैमिली होगी? सर्कल्स की फैमिली होगी, अभी सर्कल्स की फैमिली होगी, एलिप्सिस की फैमिली होगी, पैराबोलास की फैमिली होगी, हाइपरबोलास की फैमिली होगी। ऐसे क्वेश्चन 6 से 7 बार आए गेट में। तो अभी इस चीज को भूल जाओ, अभी सिंपली सॉल्यूशन बोला है तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, इसमें हम सबसे पहले क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री 1 है, बिल्कुल ऑर्डर एंड डिग्री 1 है। अभी मुझे एक बात का सिर्फ आंसर दे दो, एक बात का आंसर दे दो, आपको मान जाऊंगा।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, बस इतना मुझे जवाब दे दो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फटाफट मुझे जवाब चाहिए। ये लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल सॉरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, फटाफट जवाब दीजिए कृपया करके, ध्यान दें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है, अरे जल्दी जवाब दो कमेंट का। बिल्कुल ओके, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, अरे बहुत निकाल दिया यार। नॉन लीनियर नॉन लीनियर नॉन लीनियर, वेरी गुड नॉन लीनियर। क्यों नॉन लीनियर? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है y और उसका डेरिवेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट वाला टर्म प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट हमने लिखवाया था, तो ये हो गया 3y dy by dx प्लस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर इतनी बात? तो ये मेरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। और अभी अगर मुझे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाना है तो सिंपली मेरी एक ही कंडीशन है, क्या? ऑर्डर एंड डिग्री 1 होना चाहिए, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब या तो एक साइड पे सारे y वाले टर्म आने चाहिए, एक साइड पे पूरे x वाले टर्म आने चाहिए। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 3y dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x। क्लियर इतनी बात? तो मैं यहां पे इसको कैसे लिख सकता हूं? 3y dy इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू dx। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। मैंने एक जगह क्या कर दिए? y के टर्म्स अलग कर दिए, एक जगह x के टर्म्स अलग कर दिए। क्लियर इतनी बात? अभी सिंपली सॉल्व करना, दोनों साइड क्या लेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 3y स्क्वायर बाय 2। उस साइड क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर, और इसका 2 हो गया कैंसल, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? 3y dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x, दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। क्लियर इतनी बात? अभी कुछ भी सोचना मत ज्यादा, 3 को यहां भी ले जा सकते हो, 3 को यहां भी ले जा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन, रिजल्ट फाइनल वही आने वाला है। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 बाहर आएगा, y dy क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाहर आ गया, x स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर। और इसको अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3y स्क्वायर बाय 2 बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्लियर इतनी बात? तो ये क्या हो गया? इसको कम, y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी फॉर्म वाला इक्वेशन आ गया। यहां पे देखो a एंड b तो कांस्टेंट है, जैसे कि इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 और b आएगा 1, c कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? क्योंकि इसमें कुछ इनिशियल कंडीशन हमें नहीं दी गई है, तो जनरली जो पूरा सॉल्यूशन आया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट के फॉर्म में आया है। तो एक बात याद रखो, c की कुछ भी वैल्यू हो, वहां पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, एवरीथिंग इज पॉसिबल। c कुछ भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन इसके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर इस तरीके का टर्म हमें दिख रहा है, y स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाय बी स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो ये किसका इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है? ये कोनिक सेक्शन में अपना एलिप्स का इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हम यहां पे सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो अलग अलग टाइप के एलिप्स मिलेंगे, इसलिए यहां पे इसने क्या बोला है? फैमिली ऑफ एलिप्सिस। क्या बोला है? फैमिली ऑफ एलिप्सिस। तो यहां पे हर चीज की वैल्यू है, हर चीज का मतलब है फैमिली ऑफ एलिप्सिस बोलने का। इसका मतलब क्या है? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका डिफाइंड नहीं है, उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट टाइप के मींस एलिप्सिस आपको मिलेंगे, जिनकी सेंट्रिसिटी कुछ और क्या होगा, मेजर एक्सिस लेंथ, माइनर एक्सिस लेंथ, वो सब चीजें। क्लियर इतनी बात? तो एलिप्स आपका है, क्योंकि सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अननोन है, इसलिए हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ एलिप्सिस। क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ एलिप्सिस। क्लियर इतनी बात? ओके, बिल्कुल, वेरी गुड। कौन सा चैप्टर है? डिफरेंशियल इक्वेशंस, एलिप्सिस, वेरी गुड, एलिप्सिस ही है ये एलिप्स का ही है क्वेश्चन, ये एलिप्स का ही है। ओके, तो अभी यहां पे हम देखते हैं अभी कितना टाइम हुआ है। सबसे पहले मैं टाइम देख लूं, 7:55। चलो 7:55 हुए, हम देख लेते हैं कुछ चीजें। चलो 7:55 हुए हैं, तो नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का कुछ सेंस नहीं बनता है, तो मैं क्या करता हूं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं जिसको आप सॉल्व कीजिए,
और मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल हम लेंगे, बिल्कुल हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका आएगा, ये लास्ट एग्जांपल आज का। वैसे तो मुझे और चीजें पढ़ानी थी, लेकिन आपका हो गया हैंगओवर 2 घंटे एनालॉग पढ़ के, तो हम एग्जांपल सीखेंगे। ये वाला क्या एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है। एग्जांपल सिंपली इससे रिलेटेड है। दी सॉल्यूशन पूछा है 6y इंटू वाई डैश। आपको बताना है 6y इंटू वाई डैश माइनस 25x इज इक्वल टू 0 represents a family of फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो सिंपली इसमें भी दिख रहा है वही टाइप का स्ट्रक्चर। अभी नया कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें भी हम 2-3 एग्जांपल करना चाहेंगे, इसलिए उसको कल रखेंगे। कल हम कंक्लूड करेंगे ये वाला टॉपिक, फिर परसों हम चालू करेंगे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज मैं आपको गाइड करूंगा, देखूंगा आपको 250 डेज प्लान का कुछ मैं वीडियो बताऊंगा, वो आप जरूर देखना। डिफरेंशियल इक्वेशन में 250 डेज प्लान में 4 से 5 वीडियो ही हैं, लीनियर अलजेब्रा में 18 से 18 जितने थे, और कैलकुलस में भी थोड़े ज्यादा हैं, कॉम्प्लेक्स में कम है और डिफरेंशियल इक्वेशंस में कम है, क्योंकि वहां पे हमें इतनी जरूरत नहीं है पढ़ने की, वहां पे चीजें बहुत ही शॉर्ट की जा सकती हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है और पूछा है रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ एलिप्सिस, सर्कल्स, हाइपरबोलास या पैराबोलास। चलो इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, इसको आप सॉल्व करो। देखो कोई भी फैमिली पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, हम इनडायरेक्टली क्या सीख रहे हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया हो, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से कैसे सॉल्व करना है, इन शॉर्ट हम ये सीख रहे हैं। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इतना तो चलता है, लेकिन यहां चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को हैंगओवर नहीं हो रहा है तो हम सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेशन का कोई शेड्यूल है क्या यहां पे? नहीं है ना शेड्यूल। चलो अगर आप देखो, कमेंट करो अगर आपको आगे पढ़ना है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करूंगा, हम इसको कंक्लूड भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सब रेडी है, मैं रेडी हूं। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज हम बिल्कुल बिल्कुल हाँ जो ये बोल रहे हो ना वेरियस कंडीशंस ऑफ कॉनिक सेक्शंस, वो अभी हम नहीं पढ़ने वाले, वो हम हाँ वो अभी अगर हम टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम पढ़ते हैं, वो अगर टाइम मिलेगा तो हम पढ़ेंगे। ओके 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 ओके, तो सब बोल रहे हैं कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो मैं कंटिन्यू करता हूं सेशन। अच्छा तो इसका आंसर हाइपरबोला आएगा, आंसर मैं बता देता हूं, इसका आएगा हाइपरबोला। और मुझे आपको एक दुखद खबर देनी पड़ रही है ये, कि आज का सेशन अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी शेड्यूल्ड है सेशन। हमने उस सेशन को शेड्यूल किया था 8 बजे, जो कि एसएससी जेई का है, वो इसी को ध्यान रख के किया गया था। हमने टेक्निकल टीम को मैंने इसे इन्फॉर्म किया था कि 8 बजे मैं सेशन खत्म करूंगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 1 घंटे का ये अनुमान लगाया था, उसके अकॉर्डिंग दूसरा सेशन यहाँ पे सेट किया गया है, तो टेक्निकल टीम पूरी वहीं बिजी रहेगी। तो चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपका असाइनमेंट में अभी डलवा देता हूं। असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हो, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से किया जा सकते हैं, उनको आप सॉल्व कर देना। लेकिन 1-2 मेथड और भी है जो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस आप छोड़ देना, वो कल सॉल्व करना। और 1 घंटा रखने का ये भी रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी आप एनोलॉग ये सब चीजें पढ़ रहे हो, तो आप पे भी बर्डन बढ़ रहा है। तो चलो स्टूडेंट्स मिलेंगे कल इसी टाइम पे 7 बजे, इसी टाइम पे 7 बजे। और हाँ एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, लेक्चर के बाद फीडबैक जरूर दिया करो टेलीग्राम ग्रुप में, और जितने स्टूडेंट्स लाइव दिख रहे हैं 200, उतने मुझे लाइक भी दिखने चाहिए। तो चलो मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे, तब तक के लिए अपना सब ध्यान रखिए, धन्यवाद।